नमस्ते प्रिय स्टूडेंटों। बिल्कुल सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई रेगुलर सुचारू रूप से कर रहे होंगे, आपसे यही उम्मीद है। और अभी तक हमने 9th क्लास का यानी 5 पार्ट पढ़ चुके हैं। छठा पार्ट आज पढ़ेंगे हम, ठीक है। पार्ट नंबर 6 है और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा यानी परमाणु का द्रव्यमान, कि परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है। तो अपन बात करेंगे परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, देखिए परमाणु द्रव्यमान की चर्चा करेंगे आज। परमाणु क्रमांक हमने स्टार्टिंग में देखे थे, 30 तक देखे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो किसका कितना होता है, ठीक है। कुछ अपने जो फॉर्मूले बनते हैं उनके आधार पर हम इंपॉर्टेंट देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसकी सबसे पहले हम बात करेंगे कि उसकी परिभाषा क्या होती है, कि एक परमाणु के द्रव्यमान को, ठीक है, एक परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ये होती है कि परमाणु के द्रव्यमान की परिभाषा क्या होती है। देखो, कोई परमाणु है अपने पास और उस परमाणु, अगर बात करें उस परमाणु के द्रव्यमान को हम परमाणु द्रव्यमान बोल देते हैं। कोई भी परमाणु है उसका द्रव्यमान संख्या, ठीक है, वही क्या कहलाती है? परमाणु द्रव्यमान कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, परमाणु से यहां एक अपने पास एक परिभाषा और दे रखी है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होती है। परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होती है? तो अपन लिख सकते हैं एक परमाणु के द्रव्यमान इकाई को, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। बिल्कुल आपको ये दो परिभाषाएं अपने को अच्छे से याद कर रखनी है। कि पहली परिभाषा है कि परमाणु द्रव्यमान, कि एक परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इसके बाद में कि परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होती है, कि एक परमाणु के द्रव्यमान इकाई, बस अपने को इकाई जोड़ देना है, बाकी सेम वही परिभाषा है, ठीक है। तो आप लिख देंगे, उसको कहते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। बिल्कुल परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। अब देखिए, हम जो द्रव्यमान लिखेंगे वो आप स्टार लगा के लिख लेंगे, IUPAC। और मैंने इसका फुल फॉर्म भी बताया था आपको। अगर आपने इससे पीछे वाले वीडियो देखे हैं तो बिल्कुल आपको मैंने वहां इसकी फुल फॉर्म बताया था, IUPAC की फुल फॉर्म। बिल्कुल आप इसकी IUPAC की फुल फॉर्म लिखकर मेरे पास कमेंट्स करें, बिल्कुल मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। आप मेरे पास कमेंट्स करें कि IUPAC का पूरा नाम। तो आज का जो अपना पार्ट है, पार्ट नंबर 6, इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है IUPAC का पूरा नाम। IUPAC का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ये कहां से मिलेगा आपको? पीछे वाले वीडियो से मिलेगा। मैं नहीं बता रहा हूं आपको, क्योंकि आप कमेंट्स करें। अगर आप पढ़ रहे हैं रेगुलर तो आप उन वीडियो को देखें और इसका पूरा नाम मेरे पास कमेंट्स करें। बिल्कुल अपना नाम भी लिखें, साथ में अपना नाम लिखें और आप कहां से बिलोंग करते हैं वो भी लिखें, बिल्कुल। तो IUPAC, ठीक है, IUPAC के अनुसार यूनिफाइड का मतलब होता है यू। यूनिफाइड का मतलब क्या होता है? यू। तो यूनिफाइड में देखेंगे अपन द्रव्यमान, किसमें देखेंगे? IUPAC के अनुसार, ठीक है। यूनिफाइड में हम उसके देखेंगे, क्या देखेंगे? द्रव्यमान देखेंगे उनका, ठीक है। हम ग्राम में नहीं देखेंगे, यहाँ सिर्फ यूनिफाइड में देखेंगे। और यूनिफाइड की इकाई किसके द्वारा दी गई थी? IUPAC के अनुसार।
IUPAC के अनुसार। बिल्कुल, देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये परिभाषाएं हो गई थी, इसके बाद में कुछ परमाणुओं के द्रव्यमान देखते हैं अपन IUPAC के अनुसार, ठीक है, और यूनिफाइड। अब सबसे पहले अपन ले लेते हैं हाइड्रोजन। क्या ले लेते हैं? हाइड्रोजन। बिल्कुल, क्या ले लेते हैं? हाइड्रोजन। H से व्यक्त करते हैं, इसका प्रतीक होता है, और इसका जो अपने पास जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1U। 1U का मतलब होता है कि परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो एक यूनिफाइड है। क्या है? एक यूनिफाइड। यू का मतलब यूनिफाइड, और ये यूनिफाइड किसने बताया? IUPAC ने बताया। इसके बाद में अपन ले लेते हैं यहां कार्बन ले लेते हैं। कार्बन का होता है 12U। देखिए ज्यादातर क्या होता है कि कुछ तत्व अपवाद है, उनकी अपन कह नहीं सकते, लेकिन परमाणु क्रमांक का दुगना होता है, यानी 80% ऐसे तत्व होंगे जिनका द्रव्यमान उनके परमाणु क्रमांक का दुगना होता है। ये आप याद रखें ये वर्ड, ठीक है। लेकिन कुछ है वो भी मैं आपको लिखवाऊंगा। अब अपन वही टॉपिक लिखेंगे, वही द्रव्यमान लिखेंगे जो अपने सूत्र काम आएंगे और जो अपने 9th क्लास में दे रखे हैं, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं 9th क्लास के अकॉर्डिंग और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया? तो बिल्कुल, कार्बन का हो गया अपने पास। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16U। 16U होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16U होता है। इसके बाद में आप लिख देंगे नाइट्रोजन 14U। इसके बाद में आप लिख देंगे सोडियम। देखो इंपॉर्टेंट है सोडियम 23U। 23U 24 होना चाहिए, लेकिन ये अपवाद है 23, ठीक है, याद रखें इसको। फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का होता है 24U, ठीक है, क्या होता है? 24U। कैल्शियम का होता है 40U। 40। इससे पहले अपन ले लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का होता है कितना होता है? 35.5U। 35.5U, बिल्कुल 35.5U। इसके बाद में अपन ले लेते हैं पोटेशियम। पोटेशियम का होता है 39U। क्या होता है? 39U। इसके बाद में कैल्शियम का अपन ले लेते हैं, कितना होता है? 40U। कितना होता है भाई? 40U होता है। इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो अपन देख रहे हैं यहाँ, ठीक है। इसके बाद में सल्फर का भी ले लेते हैं। सल्फर का होता है 32U। सल्फर का क्या होता है? 32U होता है, ठीक है, 32U होता है। क्रम कोई भी हो सकता है, आप ऐसे मत सोचना कि क्रम से, क्रम नहीं है, आपको तो याद रखने हैं कि द्रव्यमान किसका कितना होता है। तो ये सल्फर का हो गया, क्लोरीन का हो गया, ठीक है। इसके बाद पोटेशियम का हो गया। इसके बाद में अगर अपन बात करें, इसके बाद में कैल्शियम का हो गया अपने पास, ठीक है, सल्फर का हो गया अपने पास, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, और भी बहुत सारे कुछ तत्व हैं आपकी जो 9th की बुक में, जैसे जिंक का दे रखा है Zn 65U होता है। कितना होता है? 65U होता है। इसके बाद में पोटेशियम का मैंने करवा दिया आपको। तो ये कुछ द्रव्यमान आपको दे रखे हैं, लेकिन आपको याद क्या रखना है कि ये जो द्रव्यमान होते हैं, ये जो द्रव्यमान होते हैं ये IUPAC के अनुसार, यानी मैं लिख सकता हूं IUPAC के अनुसार। अनुसार ये जो U है ये क्या है कि यूनिफाइड, ये क्या है कि यूनिफाइड इकाई है, ये क्या है कि यूनिफाइड इकाई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट द्रव्यमान दे रखा है, इनको आप ऐसे याद कर लें, इनको आप नोट के अंदर लिख लें, ठीक है। अगर आपसे पूछे हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, सोडियम का 23 होता है। एक तो अपने को ये याद रखना है, एक हाइड्रोजन का याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में क्लोरीन का इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन का बार बार आता है 35.5। पोटेशियम का भी याद रखेंगे 39U होता है। और जिंक का कितना होता है? इसका होता है 65U होता है, 65U होता है। मैंने बताया 80% तत्व ऐसे होते हैं यानी जिनके आयु जो द्रव्यमान होता है वो परमाणु क्रमांक का दुगना होता है। परमाणु क्रमांक का क्या होता है? दुगना होता है। बाकी कुछ अपवाद हैं वो मैंने आपको बताए हैं आपके 9th के अकॉर्डिंग, और एनसीईआरटी में ये चीजें दे रखी हैं, ठीक है। आप बिल्कुल इस पार्ट से पढ़ने से पहले, इस पार्ट को पढ़ने से पहले पीछे के 4-5 वीडियो आप जरूर देखें। अगले वीडियो में इस चैप्टर को मैं कंप्लीट कर दूंगा 7 पार्ट के अंदर, ठीक है। बिल्कुल आप पढ़ते जाइए। मेरा आज का जो क्वेश्चन था वो आपको पता ही है, IUPAC का पूरा नाम लिख बताना, आपको IUPAC का पूरा नाम बताना है, बिल्कुल IUPAC का पूरा नाम बताना। इसके बाद में देखिए द्रव्यमान हो गया अपने पास। इसके बाद में एक टॉपिक आता है अपने पास, छोटा सा है, वो आता है कि अपने पास अणु होंगे
और उन अणुओं में हमें परमाणुकता बतानी है। तो आप टॉपिक डाल लेंगे आज का अणुओं में परमाणुकता ये अपने को टॉपिक पढ़ना है। बहुत बार पूछा जा चुका है कंपटीशन के लिए भी, बिल्कुल यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि परमाणुकता बताइए इसकी कितनी होती है। बिल्कुल परमाणुकता वाले क्वेश्चन आते हैं। और अपन जैसे सबसे पहले अपन बात करेंगे अधातुओं की बात करेंगे। सबसे पहले अपने अधातुएं लेंगे भैया। कौन सी लेंगे? अधातुएं। ठीक है, अधातुएं लेंगे और इसके बाद में यहां लिखेंगे हम तत्व का नाम लिख देंगे और यहां लिख देंगे परमाणुकता। क्या लिख देंगे? परमाणुकता। बिल्कुल। अगर बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे सर आपके वीडियो पहले वाले प्राप्त नहीं होते हैं। प्राप्त आपको कब होंगे? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन को दबाएंगे। और आप मेरे पास कमेंट्स तभी कर सकते हैं, आप मेरे पास कमेंट्स तभी कर सकते हैं जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन को दबाएंगे। उससे पहले आप मेरे पास कमेंट्स नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आप सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, ठीक है, और रेगुलर आप पढ़ाई करें, नोट्स बनाइए अच्छे से, ठीक है, बिल्कुल। और कोई भी अगर स्टूडेंट कमेंट्स यानी जो अपने पास टेलीग्राम ऐप से भी जो जुड़े नहीं हैं वो टेलीग्राम ऐप से जुड़ लें, ठीक है, साइंस टैलेंट दिनेश सर, ठीक है, बिल्कुल। वहां भी मैं पीडीएफ वगैरह डालता रहता हूं नोट्स की, तो वहां से आप नोट्स देख सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अपने पास आता है अधातुएं होंगी। और अधातुओं में जैसे मान लीजिए अपने पास आर्गन, अधातु में अपने पास क्या ले लेते हैं? आर्गन ले लेते हैं। अब आर्गन की जो परमाणुकता होती है ना वो एक परमाणुकता होती है, एक परमाणुकता होती है। क्या होती है भाई? एक परमाणुकता होती है। किसकी? ये जो आर्गन होता है इसकी एक परमाणुकता होती है, एक परमाणुकता होती है। इसके बाद में जैसे हीलियम का ले लेते हैं, ये हीलियम भी क्या है? अधातु है। हीलियम भी एक अधातु है और ये भी क्या होती है? एक परमाणुकता होती है। ये भी क्या होती है? एक परमाणुकता होती है। देखिए अपन वही चीज लेंगे जो 9th के अंदर है, बिल्कुल 9th के अंदर, क्योंकि 9th का पढ़ रहे हैं तो 9th का लेंगे भैया, ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको मैं, 9th के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, बिल्कुल। फिर 10वीं क्लास के चैप्टर आप देखें इनसे जुड़े हुए, वहां से और भी अच्छा समझ में आएगा आपको, बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद में जैसे अपन बात करें ऑक्सीजन की, अधातु होता है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन अधातु होता है। तो इसकी परमाणुकता कितनी होती है? इसकी परमाणुकता, ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी होती है? अब देखिए यहां अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की परमाणुकता, तो 2 मैंने यहां लिख दिया, 2 लिखा है, तो इसका हो जाएगा द्विपरमाणुकता। इसके बाद में जैसे अपन अधातु ले लेते हैं नाइट्रोजन, ठीक है, इसकी भी क्या होती है? द्विपरमाणुकता होती है, द्विपरमाणुकता, क्योंकि ये कुछ ऐसी गैसेज होती हैं जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती हैं, अणु के रूप में रहना पड़ता है इनको, O2, N2, क्लोरीन, ठीक है, ये सब आ जाएगा। नेक्स्ट एक धातु ले लेते हैं अपन Cl2, क्लोरीन, ठीक है, इसका भी क्या होता है भाई? द्विपरमाणुकता होता है, द्विपरमाणुकता, इसकी भी क्या होती है? द्विपरमाणुकता होती है। बिल्कुल आप नोट्स बनाते जाइए, बिल्कुल नोट्स बनाइए आप, ठीक है। द्विपरमाणुकता हो गई। हाइड्रोजन की अगर अपन बात करें, जैसे मान लो हाइड्रोजन भी गैस होती है, H2 के रूप में लिखते हैं, तो ये भी द्विपरमाणुकता लिखेंगे, द्विपरमाणुकता, क्या लिख देंगे? द्विपरमाणुकता अपन लिखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में आप इनको उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको चेंज कर रहा हूं, रफ कर रहा हूं मैं इसको, बिल्कुल। ये हो गया अपने पास। फास्फोरस की अगर बात करें तो फास्फोरस भी अपन ले लेते हैं, P4 होता है, यानी अपन कह सकते हैं चतुष्क परमाणुकता, ठीक है, ये याद रखेंगे आप, चतुष्क परमाणुकता। जो फास्फोरस होता है P4 के रूप में लिखा जाता है, ठीक है ना, और इसकी जो परमाणुकता होती है वो चतुष्क परमाणुकता होती है। क्या होती है? चतुष्क परमाणुकता होती है, बिल्कुल। आप बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ जाइए मेरे से, और बिल्कुल लाइव भी अपन जल्दी पढ़ाएंगे, बिल्कुल लाइव बहुत जल्दी पढ़ाएंगे, ठीक है, लाइव जल्दी पढ़ाएंगे अपन। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मेरे को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले, ताकि मैं रेगुलर अध्ययन करवा सकूं आपको, ठीक है, बीच में छोड़ के नहीं जाऊं, बाकी कहीं नहीं जाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए किसी चीज़ की, आप तो पढ़ते जाइए, बस वीडियो को कमेंट्स, लाइक्स,
शेयर वगैरह करते जाइए, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट इसके बाद में आता है क्लोरीन का, मैंने बताई दिया आपको। एक आता है अपने पास सल्फर, क्या आता है अपने पास, सल्फर 8। सल्फर 8 मैं यहां लिख देता हूं, सल्फर 8, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, ये आपने बना लिया होगा। सल्फर ए धातु होती है सल्फर, ठीक है, इसको मैं 8 के रूप में लिखूंगा, तो इसको मैं कह सकता हूं बहुपरमाणुकता। बहुपरमाणुकता याद रखें भैया इसको, ये बहुपरमाणुकता होता है सल्फर, ठीक है। फास्फोरस की अगर बात करें P4 फास्फोरस क्या होता है, P4 चतुष्क परमाणुकता होता है। और जो सल्फर होता है 8 के रूप में लिखा जाता है इसको अणु के रूप में, तो ये हो जाएगा बहुपरमाणुकता अधातुओं के लिए। किन के लिए था ये, अधातुओं के लिए था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं धातुओं के लिए, किसके लिए बात करेंगे, धातुओं के लिए परमाणुकता कितनी होती है। देखो नेक्स्ट अपन बात करेंगे धातुओं के लिए, तो अपने पास जैसे आयरन है, अपने पास धातु है, सॉरी ये धातु वाले आ गए, आयरन। आयरन Fe के रूप में लिखा जाता है इसको, एक परमाणुकता होती है, एक परमाणुकता होती है, एक परमाणुकता होती है। अगर बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे सर क्वालिटी नहीं आती वीडियो में, तो आप जैसे वीडियो को ऑन करेंगे तो ऊपर कोने में आपको 3 टिमकी दिखाई देंगी, वहां जाकर आप अपनी क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं। आपके अनुसार आप जितना चलाएंगे आप अपने मोबाइल में उतनी अच्छी क्वालिटी आएगी, ठीक है, बिल्कुल। वहां से आप इसको कर सकते हैं, क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है, क्वालिटी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में आता है अपने पास धातु कॉपर। कॉपर आता है, ठीक है, Cu के रूप में एक परमाणुकता होती है इसकी भी कितनी परमाणुकता होती है, एक परमाणुकता होती है। फिर आता है जैसे मान लो अपने पास जिंक की भी एक परमाणुकता होती है, जिंक की भी क्या होती है, एक परमाणुकता होती है। सोडियम की अगर अपन बात करें Na, तो इसकी भी एक परमाणुकता होती है। अगर अपन बात करें धातु में एल्यूमिनियम की अगर अपन बात करें तो इसकी भी एक परमाणुकता होती है। कभी Al2 A3 के रूप में नहीं लिखा जाता है, ठीक है, बिल्कुल आप Al ही लिखते हैं। ये धातु होती है, और धातुओं की जो परमाणुकता होती है वो एक परमाणुकता होती है। कितनी होती है, एक परमाणुकता होती है। ऑप्शन दे देगा आपको धातुओं के और अधातुओं के, उसमें से पूछ लेगा भैया आपको कि निम्न तत्वों की परमाणुकता बताइए, या निम्न तत्वों की परमाणुकता प्रदर्शित नहीं करती है, ठीक है। कुछ धातु दे देगा, कुछ अधातु दे देगा, पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से धातु कौन सी है, निम्नलिखित में से अधातुएं कौन सी हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, घबराने की कोई आवश्यकता है नहीं, बढ़िया तरीके से आप अध्ययन करते जाइए, ठीक है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कुछ यौगिक पढ़ेंगे, और यौगिक से एक रीट के अंदर क्वेश्चन आया था कि निम्न में यौगिक है, और पहला ही ऑप्शन दे रखा था भैया, निम्न में से यौगिक है, तो पहला ही यौगिक दे रखा था भैया आपको। कौन सा यौगिक दे रखा था, यौगिक पूछा था आपको कि निम्नलिखित में से यौगिक है, और यौगिक का पहला उदाहरण ही दे रखा था ऑप्शन में। क्या दे रखा था, H2O दे रखा था भैया, जल, बिल्कुल। जो भी रीट का एग्जाम देके आए हैं, टीचर का एग्जाम देके आए हैं, वहां सबसे सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था कि यौगिक, उसमें बहुत सारे उदाहरण दे रखे थे। अब जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा था उनका आंसर बिल्कुल सही गया है, बिल्कुल। तो ये यौगिक होता है पानी, जो जल होता है ये क्या होता है कि एक यौगिक होता है। देखो अगर यौगिक की अगर बात करें तो यौगिकों में अणुओं के भिन्न भिन्न तत्वों के, ठीक है, ये जो यौगिक होते हैं तत्व, और जो यौगिक होते हैं हमने पढ़ा था ये शुद्ध पदार्थ होते हैं पहले चैप्टर में, अभी नहीं पढ़ाया आपको, पढ़ाऊंगा मैं आपको कि यौगिक और जो तत्व होते हैं ये शुद्ध होते हैं। यौगिक और तत्व क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं, बिल्कुल। इसकी जो परिभाषा होती है कि यौगिकों में जो अगर अपन बात करें, ठीक है, इसकी अगर अपन बात करें कि इसकी जो परिभाषा होती है यौगिकों की, वो यौगिकों की परिभाषा होती क्या है कि यौगिकों के अणु भिन्न भिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक का
निर्माण करते हैं। यौगिक का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। कि भैया अपने पास अणु होंगे, वो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं और वो भिन्न भिन्न तत्व निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं और यौगिक का क्या कर लेते हैं? निर्माण। कुछ एग्जाम्पल हैं अपने पास, जैसे पानी है, जल है, NaCl है, नमक है, ठीक है। इसके बाद में जैसे अपने पास CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखेंगे ये भी एक यौगिक ही है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक यौगिक है। अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट भी अपने पास क्या है? एक यौगिक है। तो इस प्रकार की ये सब क्या होते हैं? ये यौगिक होते हैं। ये क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। प्रश्न आ चुका है, मैंने आपको बताया रीट के अंदर। रीट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से यौगिक है, तो पहला ही ऑप्शन दे रखा था भैया जल। ठीक है, बिल्कुल। अगर ये होता कि निम्नलिखित में से यौगिक नहीं है, तब काम थोड़ा सा गड़बड़ा सकता था। बाकी उसने तो सीधा पूछ लिया कि भैया निम्नलिखित में से यौगिक है। बाद में कुछ भी हो, हमें तो जल आ रहा है नजर बस। ऑप्शन ये भी नहीं था कि ए बे से दोनों हो या उपयुक्त सभी हो। एक ही ऑप्शन चूज करना था जिसमें, तो जल आंसर हो जाएगा रीट। रीट 2021 26 सितंबर, ठीक है, 26 सितंबर यहां से क्वेश्चन आया था भाई। आप देख सकते हो आप कितने इंपॉर्टेंट है टॉपिक यौगिक। नेक्स्ट आगे देखिए अपना जो टॉपिक है, उसके बाद में आता है अपना टॉपिक आता है एक आयन। आयन, बिल्कुल आप कुछ समय के लिए रुकिए, मैं चौक ले लेता हूं। बिल्कुल देखिए नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है आयन। कौन सा टॉपिक है? आयन। आयन क्या होता है? बिल्कुल इसकी चर्चा करेंगे कि आयन क्या होते हैं। तो एक परमाणु या परमाणु समूह में कुछ आवेश पाए जाते हैं, कुछ आवेश पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें आयन कहते हैं। जिन्हें क्या कहेंगे भैया? आयन कहेंगे। कि आयन क्या होते हैं? कि कुछ परमाणु या एक परमाणु या कोई भी परमाणु हो सकता है या परमाणुओं का समूह भी हो सकता है, ठीक है। तो उन पर कुछ आवेश पाए जाते हैं। और आप यहां मैंने बताया आपको कि आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम। मैंने इसकी चर्चा की थी जब मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ाया था आपको। जब मैंने परमाणु के 3 मूलभूत कण पढ़ाए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वहां मैंने इनके खोज की ट्रिक भी बताई थी आपको। पार्ट नंबर 2 है या 3 है, वो आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने आपको परमाणु की संरचना बताई थी। कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र भी हमने देखा था। एक भी चीज मैंने नहीं छोड़ी है। 9th का जो चैप्टर है अपना, बिल्कुल जो तीसरा चैप्टर है परमाणु एवं अणु वाला, NCERT के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। मैटर बहुत शानदार है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखवा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार अगर आपने एक बार देख लिया ना वीडियो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। बिल्कुल लाइक जरूर करें। कुछ ऐसे भी होते हैं जो डिसलाइक करते हैं, कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बिल्कुल मेरे कोई पैसे नहीं करते हैं आप डिसलाइक करते हो तो, और लाइक करते हो तो मेरे को कोई पैसा नहीं देता है। समझ में आ गया? बिल्कुल। देखिए तो आवेश की अगर बात करें तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ये हमें याद करना है बेसिक रूप से। बाकी आपके 9th में मात्रक इतना नहीं दे रखा है कि भैया आवेश का मात्रक कूलाम होता है। बाकी याद कर सकते हो इन चीज को, आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ये हो गया आवेश पाए जाते हैं जिन्हें हम आयन कहते हैं। देखिए अगर हम आयन की अगर बात करें तो आयन 2 प्रकार के होते हैं। आयन 2 प्रकार के होते हैं। आयन 2 प्रकार के होते हैं। आयन क्या होते हैं कि कुछ तत्वों पर या परमाणुओं पर कुछ आवेश पाए जाते हैं। और ये आयन कौन कौन से होते हैं? धनायन,
और एक होता है ऋणायन, एक होता है ऋणायन, एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन, एक होता है आयन धनायन और एक होता है ऋणायन। बिल्कुल अगर हम बात करें कि धनायन क्या होता है, धनायन क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि धनायन के लिए कि परमाणु पर धन प्लस आवेश या चिन्ह होता है, चिन्ह होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि परमाणु या तत्व भी लिख सकते हैं भैया, इनको आप तत्व भी लिख सकते हैं। परमाणु या तत्वों पर ऋण यानी माइनस, या आप इसको कह सकते हैं आवेश, ऋण आवेश या चिन्ह होता है, चिन्ह होता है। कहने का मतलब माइनस का चिन्ह मिलेगा हमें किसी तत्व या परमाणु पे, और यहां हमें धन का आवेश मिलेगा यानी धन चिन्ह मिलेगा, हमें प्लस मिलेगा, यहां हमें माइनस मिलेगा। ये अपने को याद रखना है। आवेश धनायन दो प्रकार के होते हैं, ऋणायन, धनायन और ऋणायन। ठीक है, आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। ठीक है, एक हो गया अपने पास यानी धन आयन यानी जिस पर धन का चिन्ह होता है प्लस का, और एक होता है ऋणायन जिस पर माइनस का चिन्ह होता है, ऋण का चिन्ह होता है। ये आप याद रखेंगे, बिल्कुल ऋण चिन्ह होता है। ठीक है, अब अपन इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास धनायन का है तो मैं यहाँ लिख दूं प्लस, तो सोडियम प्लस हो गया। बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं लिख दूं प्लस के 2 मैग्नीशियम हो गया। इसके बाद में कुछ उदाहरण इधर ले लेते हैं, जैसे क्लोरीन माइनस हो गया, ऑक्सीजन का हो गया अपने पास -2, -2। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि इनकी जो संयोजकता होती है वो प्लस में और माइनस में हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। और ये संयोजकता कैसे निकालते हैं, जस्ट अपना जो अगला वीडियो हम लेके आएंगे उसमें आपको संयोजकता निकालना सिखाऊंगा। आपको मैं प्लस में आपको रासायनिक सूत्र बनाना सिखाऊंगा, बिल्कुल आपको रासायनिक सूत्र बनाना सिखाऊंगा, और मोल, द्रव्यमान और आवोगाद्रो संख्या में संबंध बताऊंगा, जो कि रीट 2012 और जो 13 में रीट हुई थी वहां क्वेश्चन आया था। 17, 18, 16 में भी जो रीट का एग्जाम हुआ था वहां भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये सब चीजें भी अपन पढ़ेंगे कि आपको पता होना चाहिए भैया, जिस परमाणु या तत्व पर प्लस का चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह होता है वो धनायन होता है, और जिस तत्व या परमाणु पर क्या होता है, ऋण का चिन्ह होता है, माइनस का चिन्ह होता है, वो कहलाता है, क्या कहलाएगा, वो कहलाता है ऋणायन। क्या कहलाता है, ऋणायन। आयन क्या होते हैं कि परमाणु व परमाणुओं के समूह पर कुछ आवेश पाए जाते हैं, कुछ आवेश पाए जाते हैं। और ये जो आयन होता है ये दो प्रकार का होता है, धनायन और ऋणायन। जिस पर धन का चिन्ह होता है वो धनायन होता है, जिस पर ऋण का चिन्ह होता है वो ऋणायन होता है। क्या होता है, ऋणायन होता है, वो ऋणायन होता है। ठीक है, बिल्कुल देखिए आज की क्लास में यही डिसमिस कर रहा हूं। नेक्स्ट टाइम पे आएंगे अपन संयोजकता देखेंगे, द्रव्यमान अनुपात देखेंगे अभी इस चैप्टर में। ठीक है, मोल, द्रव्यमान, आवोगाद्रो संख्या में संबंध देखेंगे और फिर अपना चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो अगला जो वीडियो आएगा उसमें इस चैप्टर को अपन समाप्त कर देंगे, पार्ट नंबर 7 में। और आज का जो क्वेश्चन था अपना इंपॉर्टेंट है, IUPAC का पूरा नाम। बिल्कुल आप अपना नाम भी लिखें और उसके साथ में आप आंसर लिखें और कमेंट्स करें बिल्कुल। और आप किसकी तैयारी कर रहे हैं ये भी मेरे पास लिखें, ताकि मैं PDF वगैरह आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।